Good afternoon to all of you. Welcome to our online classes. And today we will study about physics chapter 9th B. चैप्टर 9th A में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं बट उनको मैं अभी डील नहीं कर रहा हूँ। जब आप लोग का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा या तो फिर जब थ्योरिकल क्लासेस में कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद फिर न्यूमेरिकल के लिए अलग से क्लासेस चलाएंगे अपन लोग, ठीक है। तो पहले अभी हम थ्योरिकल स्टडी करते जाएंगे। हर क्लास का फार्मूला याद करते जाना, फार्मूला डिराइव करते जाना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लास्ट में हम लोग डील करेंगे, ओके। ऑफलाइन क्लास लगेगा तो ऑफलाइन में डील करेंगे और ऑफलाइन क्लास एज सुन एज पॉसिबल नहीं होता तो उस कंडीशन पे ऑनलाइन क्लास में ही डील कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9B, अध्याय 9B करके दे रखा है और चैप्टर नेम इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठ से अपवर्तन। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठ से अपवर्तन। इन चीज़ों के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं और इसमें बेसिक चीज़ें जो हैं उनको मैं आज आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो बेसिक चीज़ों में क्या क्या समझाएंगे ये यहाँ पे मैं लिख कर रखा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीडियम। मीडियम क्या होता है ये पॉइंट वाइज आपके सिलेबस में मिल जाएगा। सबसे पहला मैं डील करने जा रहा हूँ वो है मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम माध्यम क्या है? ऐसे सब्सटेंस जिसमें लाइट जो है वो प्रोपोगेट हो सकता है। ऐसा सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जिसमें प्रकाश चल सकता है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम। समझ में आ गया? द सब्सटेंस इन विच लाइट विल बी प्रोपोगेट्स। ऐसा सब्सटेंस जिसमें लाइट चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियम बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलोगे? माध्यम वे पदार्थ हैं या वे अवस्थाएं हैं जिसमें प्रकाश क्या हो सकता है? गतिमान हो सकता है। प्रकाश जो है वो गमन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब ये मीडियम, इस मीडियम में एक दूसरा टाइप होता है होमोजीनियस मीडियम। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं। सेकंड क्या है? होमोजीनियस मीडियम। मीडियम का आप समझिए क्या होता है? द सब्सटेंस इन विच लाइट रे आर प्रोपोगेटेड, जिसमें लाइट रे प्रोपोगेट हो सकता है, चल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियम बोलेंगे। दूसरा आप लोग जानेंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस मीडियम, तो बेटा होमोजीनियस मीडियम किसको बोलेंगे? होमोजीनियस मीडियम को हिंदी में बोलते हैं समांगी माध्यम। इसको क्या बोलेंगे? समांगी माध्यम। तो द मीडियम in which the property of light are same at every point. The medium in which the properties of light are same at every point is known as homogeneous medium. समांगी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश का जो गुण है वो एक समान रहता है। प्रकाश का गुण मतलब उसका स्पीड, उसका पाथ, उसका डायरेक्शन सब क्या रहता है? सेम रहता है। तो ऐसे मीडियम को हम होमोजीनियस मीडियम के नाम से जानते हैं। जैसे एयर, तो हर जगह पे एयर होगा। सपोज ये ग्लास है, ग्लास क्या है? एक मीडियम है। ये क्या है? ग्लास है। ग्लास क्या है? एक मीडियम है। तो यहाँ इसके हर पॉइंट पर लाइट की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। और अगर ये आगे जा रहा है तो इसके हर पॉइंट पर लाइट का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मीडियम। मतलब जो मिक्सचर ना हो, जो मिक्सचर ना हो, ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मीडियम बोलेंगे। तो इसको याद रखना, होमोजीनियस क्या होता है? प्योर मीडियम को होमोजीनियस मीडियम बोलते हैं। या तो एयर है तो एयर ही रहे, या लिक्विड है तो पूरा सेम लिक्विड रहे, ग्लास है तो ग्लास की डेंसिटी मतलब ग्लास का टाइप सेम होना चाहिए। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मीडियम बोलते हैं। होमोजीनियस मीडियम को याद रखिएगा।
ऐसा मीडियम जिसके हर एक पॉइंट पर लाइट का जो प्रॉपर्टी है, लाइट का जो नेचर है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मीडियम बोलते हैं। ठीक है, होमोजीनियस को हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं माध्यम जिसमें गमन करता है, जिसमें प्रकाश गमन करता है। होमोजीनियस मतलब समांगी, समांगी माध्यम, समांगी मतलब जो एक जैसा, ऐसे मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी। ठीक है, जिसके हर पॉइंट पर लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है, उसको हम लोग समांगी माध्यम या होमोजीनियस मीडियम बोलेंगे। दो चीज़ें समझ में आ गई आपको। तीसरा हम लोग यहाँ पे समझेंगे, इनको हम लोग लिखते जाना कॉपी में, और जैसे कि आपको बताया गया है कि आप लोग जो कॉपी नोट्स बनाओगे उसको रेगुलर आप फोटो खींच करके मेरे मोबाइल नंबर पे सेंड करोगे। फिजिक्स का रहेगा तो मेरे नंबर पे सेंड करोगे 7000304656। आई होप आप सबके पास ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करते जाओगे रेगुलर। इसी से हम लोग आप लोग का असेसमेंट कंप्लीट करेंगे, और असेसमेंट का मार्क्स आपका इन्हीं होमवर्क के ऊपर डिपेंड करेगा, और रेगुलर के आपके अटेंडेंस पर डिपेंड करेगा। रेगुलर का अटेंडेंस कैसे लेना है आपको पता है, आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको कमेंट करना है कि माय नेम इज़ ये और क्लास नेम, 12th के हो तो 12th, 12वीं के हो तो 12वीं। ठीक है, इस तरह से कमेंट करते जाओगे, तभी आप लोग का अटेंडेंस मैं फिल करते जाऊँगा हर शाम को। तो होमोजेनियस मीडियम समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को समझ लो क्या होता है। When the light ray is propagated to one medium to another, then that will be bent toward the normal or bent away from the normal. This phenomenon is known as refraction, refraction, not reflection। L नहीं है, R है, याद रखिएगा। हिंदी में समझ लीजिए, जब लाइट रे मतलब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या होता है देखो यहाँ पे समझो, ये वाटर है, ये ग्लास है, ये एयर है, ये इसका सरफेस है, और यहाँ पे मैं डाल दिया एक नॉर्मल, ये एन डेज क्या है, नॉर्मल है। इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, देखो यहाँ पर इसका एंगल है आई, ये लाइट रे यहाँ पे आया और यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे इधर मुड़ जाएगा। देखो इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, इधर जाना चाहिए, इस पाथ पे जाना चाहिए, बट ये क्या होगा, इस तरह से मुड़ गया। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर इसका जो बैंड होने का जो फेनोमेनन है, ये बैंड हुआ ना भाई यहाँ पर, तो ये बैंड होने का जो फेनोमेनन है, अवधारणा है, मुड़ने की जो अवधारणा है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन या अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए लाइट क्या हो रहा है, एयर से, वायु से ग्लास मतलब कांच में प्रवेश कर रहा है, तो अपने पाथ से वो मुड़ गया, अपने रास्ते से वो क्या हो गया, मुड़ गया, बैंड हो गया। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पर जाना आप लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होता है, द सरफेस which in which two different medium are joined is known as refracting surface। ऐसा सरफेस जहाँ पे दो अलग अलग मीडियम आपस में जुड़ते हों, उस सरफेस को रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, क्योंकि यहाँ पे एयर और ग्लास दोनों आपस में ज्वाइन हो रहा है, इसको लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। उसके बाद ये जो मीडियम होता है ना, इसको समझो। यहाँ पे मैंने बोला कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो वो नॉर्मल की ओर झुकता है या नॉर्मल से दूर जाता है। एक तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा या नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो नॉर्मल की ओर कब झुकेगा और नॉर्मल से दूर कब जाएगा, इसको समझेंगे। ये
ये डिपेंड करता है मीडियम पर। अब मीडियम दो टाइप का हो जाएगा यहाँ पे, रेयर मीडियम और डेंजर मीडियम। तो रेयर मीडियम क्या है और डेंजर मीडियम क्या है? देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है ये समझ गए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, जहाँ पे दोनों जुड़ता है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। आगे मैं बताने वाला था रेयर मीडियम और डेंजर मीडियम। तो बेटा रेयर मीडियम क्या है? रेयर मीडियम आर दोज मीडियम विच पार्टिकल आर सेपरेटेड टू ईच अदर और द पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट ज्वाइंट विथ बोल सकते हैं ज्वाइंट विथ लो बॉन्ड्स, जिनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो लो होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। या दूसरे वर्ड में बोलना चाहें द मीडियम विच पार्टिकल आर रेयर इज नॉन एज रेयर मीडियम एंड द मीडियम विच पार्टिकल आर डेंजर इज नॉन एज डेंजर मीडियम। मतलब ऐसा माध्यम जिसमें अवयवी कण पास पास हो उसको डेंजर मीडियम बोलेंगे, और जिसमें अवयवी कण दूर दूर हो उसको रेयर मीडियम बोलेंगे। इसको समझो थोड़ा सा। इसमें कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है कि ये रेयर है और ये डेंजर है। देखो क्या रखा है, रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम किसको बोलेंगे? जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेयर मीडियम। जैसे कि एयर, मैं दो चीजों में कंपेयर करूंगा, एयर एंड ग्लास। एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं और ग्लास के पार्टिकल इस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कंप्लीट आपस में क्या होते हैं? ज्वाइंट रहते हैं। ये एयर है और ये ग्लास है, इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं और इसके पार्टिकल्स पास पास हैं। तो जिसके पार्टिकल पास पास होंगे वो डेंजर होगा और जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे वो रेयर होगा। तो इस तरह से रेयर मीडियम और डेंजर मीडियम को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये हो गया रेयर मीडियम। और दूसरा क्या? डेंजर मीडियम। तो डेंजर मीडियम क्या होते हैं? डेंजर मीडियम आर दैट मीडियम विच पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक में होते हैं उनको हम डेंजर मीडियम बोलते हैं। जिस तरह से रेयर मीडियम और डेंजर मीडियम होता है तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग जानोगे कि लाइट रे जब रेयर से डेंजर में जाएगा तो क्या होगा और डेंजर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑन रेयर टू डेंजर पहले जान लो, रेयर टू डेंजर पहले जान लो। तो यही था जब लाइट रे, देखिए ये एयर है और ये आपका ग्लास है। जब लाइट रे, एयर मतलब एयर के यहाँ पे रेयर है और ये क्या है? डेंजर है। तो जब रेयर से डेंजर में जाता है तो ये नॉर्मल की ओर बैंड हो जाता है। इसको ऐसे जाना चाहिए, इस डॉट डॉट लाइन में इसको जाना चाहिए, बट ये नॉर्मल की ओर क्या हो गया? बैंड हो गया। ये कब होगा? जब लाइट रे रेयर से डेंजर में जाएगा। ठीक है, और इसका अपोजिट डेंजर टू रेयर निकालेंगे तो क्या होगा? देखो ये ग्लास है, ये इसका नॉर्मल है। जब इस पर लाइट रे इंसिडेंट होगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगा। इसको ऐसे जाना चाहिए, बट ये क्या हो गया? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गया। तो इस तरह से दो चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ों को याद रखना। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होता है तो वो नॉर्मल की ओर बैंड होता है या नॉर्मल से दूर बैंड होता है। तो नॉर्मल की ओर कब बैंड होगा? जब लाइट रे रेयर से डेंजर में इंटर करेगा तब नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगा, और जब लाइट रे डेंजर टू रेयर इंटर करेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगा। तो इन दोनों फेनोमेनन को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे लाइट रे आ रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर तो इसको इंसिडेंट रे
रे बोलेंगे और इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, क्योंकि इसका यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये रिफ्रैक्टेड रे होता है। यहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर भी याद रखिएगा, इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। दो चीजें और याद, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए लाइट रे रेयर टू डेंसर इंटर कर रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, तो यहाँ पर आई का वैल्यू ज़्यादा रहता है आर के वैल्यू से, और यहाँ पर आई का वैल्यू कम होता है आर के वैल्यू से। तो दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, कब आई का वैल्यू कम होगा और कब आई का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा कि कब वो डेंसर, कब वो नॉर्मल की ओर बेंड होगा और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। तो इस फेनोमेनन को याद रखिएगा। ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। आगे देखेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन सॉरी पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, फर्स्ट क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग जानना चाह रहे हैं, आप इसको समझ रहे हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन सेम पॉइंट ऑफ सेम सरफेस। देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होने चाहिए, ये इसका पहला लॉ है। द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम पॉइंट ऑफ सेम सरफेस, एक ही सरफेस के एक ही पॉइंट पर होना चाहिए। मतलब आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होने चाहिए। ये क्या इसका पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। मतलब ये कहलाता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, क्या होता है, इन द रिफ्रैक्शन द साइन ऑफ द रेशियो बिटवीन साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड sign of refracted angle are always constant and this constant is known as refractive index represented by mu. It's also known as Snell's law. तो इस चीज को याद रखिएगा, इस लाइन को पूरा याद रखिएगा आप लोग। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये साथ ही साथ स्नेल का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नेल का नियम कहलाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये दो लॉ हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो इसको याद रखिएगा अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। यहाँ पर म्यू के साथ ये फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसा लिख देते हैं हम लोग। इसका मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे इसको पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर के लिए ये क्या है, एयर और ये क्या है, ग्लास। तो
यहाँ पे एयर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्लास, ऐसा इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको भी आप लोग को याद करना है, नोट्स इसका भी बनाना है। थर्ड है टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बेटा दो टाइप होंगे। रिफ्रैक्शन के कितने टाइप होंगे? दो टाइप होंगे। कौन कौन से दो टाइप होंगे इसको जान लो आप लोग। दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ ARI, सेकेंड टाइप ऑफ RRI। फर्स्ट टाइप ऑफ ARI इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या होता है ये? एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये है निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो अपवर्तन अलग है और अपवर्तनांक अलग है। अपवर्तन अलग है और अपवर्तनांक अलग है, मतलब रिफ्रैक्टिव अलग है, रिफ्रैक्शन अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे? When the light ray are propagate from air to any medium, when the light ray are propagate from air to any medium, then the ratio between sin of I and sin of R is known as absolute reflective index। हिंदी में आप लोग समझो, निरपेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल होता है साइन आई अपॉन साइन आर। इसमें लाइट एयर से किसी मीडियम में जाएगा, एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में इंटर करेगा, इसको याद रखिएगा। दूसरा इसको याद रखिएगा, दूसरा इसी में होता है। इसका रीजन भी है, इसका एक और इसका रीजन भी है कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी है। म्यू इज इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एयर upon speed of light in medium। Speed of light in vacuum and speed of light in medium। इसको म्यू इज इक्वल टू लोग बोल सकते हैं C अपॉन V। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। यहाँ पर C का वैल्यू होता है, C का वैल्यू क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है। और V का वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो इस तरह से इसका दूसरा डेफिनेशन क्या बनता है? वायु में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से निरपेक्ष अपवर्तनांक को याद रखिएगा, इसका डेफिनेशन याद रखिएगा। द रेशियो of speed of light in air or vacuum and speed of light in any medium is known as absolute reflective index ARI। ओके, सेकंड समझेंगे हम लोग, सेकंड समझेंगे RRI, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सेकंड क्या है? RRI। सेकंड आपका है RRI, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या बतलाता है अपन लोग को? देखिए, इसमें लाइट रे, जब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम, एयर नहीं, फर्स्ट मीडियम को एयर और वैक्यूम नहीं बोलेंगे, तो फर्स्ट मीडियम इसमें एयर और वैक्यूम नहीं हो सकता। सेकंड मीडियम एयर और वैक्यूम या कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है,
ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट मीडियम आपका एयर और वैक्यूम नहीं होगा, फर्स्ट मीडियम आपका वायु या निर्वात नहीं होगा। तो उस कंडीशन पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसको फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलेंगे। जैसे ये फर्स्ट मीडियम है क्या, लिक्विड है, ये लिक्विड है, वाटर है, और ये ग्लास है, ये सेकेंड क्या है, ग्लास है। यहाँ से लाइट इंसिडेंट हो रहा है, देखिए, तो ये भी इस तरह बेंड टुवर्ड जो नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड होगा। क्यों नॉर्मल की ओर बेंड होगा? क्योंकि वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास क्या होता है, ज़्यादा डेंजर होता है, इसीलिए ये इधर बेंड होगा। P, Q और R में इसको ले लेता हूँ, N और N से नॉर्मल है, ठीक है। तो ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और यहाँ पर एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। तो इस कंडीशन पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। इसको हम लोग साइन आई अपॉन साइन आर से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगा, व्हेन लाइट रे आर प्रोपोगेटेड फ्रॉम वाटर टू ग्लास, व्हेन लाइट रे आर प्रोपोगेटेड फ्रॉम वाटर टू ग्लास, यहाँ पर वाटर टू ग्लास बोल रहा हूँ, लेकिन इसको आप मीडियम बोलना। व्हेन लाइट रे आर प्रोपोगेटेड फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, then the ratio between angle of incident, sin of incident and sin of angle of refraction या R is known as relative reflective index of those medium। जब प्रकाश जो है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो आपतन कोण की त्रिज्या और अपवर्तन कोण की त्रिज्या के अनुपात को हम सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस तरह से इसको याद रखिएगा। अब देखिए, मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है, तो 1 म्यू 2 मतलब फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसको एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं V1 अपॉन V2 से। इसका मतलब होता है फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी अपॉन सेकेंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी, इनके रेशियो को भी हम लोग रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं। जिस तरह से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में लाइट रे एयर से किसी मीडियम में प्रोपोगेट होगा, और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपोगेट होगा। उसमें हम लोग सिर्फ म्यू रिप्रेजेंट करते थे, इसमें कौन कौन सा मीडियम है इसको आगे पीछे म्यू के आगे पीछे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और इसमें देख लो चीज़ और, डिपेंड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, इसको भी आपकी बुक में दे रखा है। तो देखो क्या क्या दिया है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ आप लोग को। फर्स्ट दे रखा है बेटा पेयर ऑफ मीडियम, माध्यम के जोड़ों की प्रकृति पर, नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडियम। जिन अलग अलग मीडियम्स को आपस में ज्वाइन किए हैं उनके नेचर पे डिपेंड करता है। अगर लाइट रे रेयर टू डेंजर होगा तो म्यू का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, म्यू का वैल्यू मोर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और जब लाइट रे डेंजर टू रेयर होगा, मतलब सघन से विरल में जाएगा, तब म्यू का वैल्यू 1 से हमेशा कम होता है, याद रखिएगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, जब लाइट रे विरल से सघन में जाएगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा होगा। सेकेंड यहाँ पे रखा है माध्यम के घनत्व पर। अब सपोज दो मीडियम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पहला मीडियम की डेंसिटी कम है, सेकेंड मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है। तो सेकेंड मीडियम जितना ज़्यादा डेंस्ड रहेगा, लाइट रे उतना ही ज़्यादा बैंड होता है,
याद रखिएगा, डेंसिटी में जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। दोनों मीडियम की डेंसिटी में जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है, उतना ही डिफरेंट रहेगा। तीसरा होता है कलर्स पे, तो आप याद रखिएगा म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा। मतलब जिस कलर का लैम्डा ज़्यादा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिस कलर का लैम्डा कम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। लैम्डा का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आप इसके 11th क्लास में पढ़े हो। जब लाइट रे इस तरह से प्रोपोगेट होता है वेव के फॉर्म पे, तो एक सर्कल में वो जितना डिस्टेंस कवर करता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया ना, 1 सेकंड जितना इसका डिस्प्लेसमेंट होता है उसको उसका वेवलेंथ कहते हैं। सॉरी 1 सेकंड नहीं, एक सर्कल में, देखो ये एक सर्कल में जितना जो डिस्प्लेस हुआ उसको उसका क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा रहता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता है, और जिस कलर का वेवलेंथ कम होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। अब आपको क्या देखिएगा, विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैजानी, पत्ती, नाला। ऊपर से नीचे जाओगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब रेड कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा और वायलेट कलर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। समझ में आ गया, मतलब रेड कलर के लिए म्यू का वैल्यू सबसे कम होगा उल्टा, और वायलेट कलर के लिए म्यू का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, जिसके लिए लैम्डा का वैल्यू कम होता है उसके लिए म्यू का वैल्यू ज़्यादा होता है, और जिसके लिए इसका वैल्यू ज़्यादा होता है उसके लिए इसका वैल्यू कम होता है। तो ऊपर से नीचे आया तो बढ़ रहा है, रेड का सबसे ज़्यादा, वायलेट का सबसे कम। लैम्डा का वैल्यू रेड का सबसे ज़्यादा और वायलेट का सबसे कम होता है। इसका मतलब ये है कि म्यू का वैल्यू रेड का कम होगा और वायलेट का ज़्यादा होगा। देखिए लैम्डा बढ़ेगा और म्यू क्या होगा, कम होगा, ऐसे लिख लेना। रेड ये हो गया, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो म्यू क्या होगा, कम होगा। ऐसा इसको याद रख लीजिएगा, ओके। एक और चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करते हो तो डेंसिटी कम होती है, याद रखिएगा। जब भी किसी मीडियम का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला आपका जो टॉपिक है वो है आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप अब यहाँ तक का नोट्स बनाएंगे, आज शाम को सेंड करेंगे या रात तक सेंड करेंगे। और जो भी आप लोग जो वीडियो देखते हो वो प्लीज़ अपने नाम का एक कमेंट कर देना, या होमवर्क को आप कॉपी में नोट करके सेंड करना। ये सब का नोट्स बनाना है, यही आप लोग का होमवर्क रहेगा। आप जितना भी पढ़ोगे उसका पिक क्लिक करके, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही पिक क्लिक करके आप मेरे को सेंड करोगे, ओके। एक चीज़ और, इस कोरोना के टाइम पे ना घर से निकलना बहुत डेंजरस है। आप लोग बिल्कुल घर से नहीं निकलोगे, घर में रहोगे और सुरक्षित रहोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।